बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है स्टूडेंट्स सेल साइकिल का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कैंसर। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सेल साइकिल की इंट्रोडक्शन और उसमें जो फेसेस इन्वॉल्व हैं, 2 फेसेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमने देखा इंटरफेस यानी सेल डिवाइड होने से पहले की बात, प्रिपरेशन किस तरह कर रहे हैं, और उसमें हम ये भी देख रहे थे कि फर्दर इंटरफेस के अंदर G1 फेस, G2 फेस, S फेस एंड G0 फेस या आप G0 फेस का भी नाम देते हैं, वो इन्वॉल्व हैं। इसके बाद माइटोटिक फेस को आप माइटोटिक या माइटोसिस वो बाकायदा सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर लेना है। सो वो पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया है जिसका नाम है कैंसर। सो स्टूडेंट्स यू नो कि जो कैंसर है वो कहते हैं कि सेल जब अपनी मर्जी से, बॉडी की मर्जी के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी से डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, यानी अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल को आप कैंसर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सेल ने डिवाइड होके 2 सेल बना लेना था, लेकिन अगर कैंसर होने के नतीजे में एक सेल डिवाइड होने के बाद 4 सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा या 10 सेल बन सकता है। तो इस तरीके से बॉडी के नीड के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्जी से डिवाइड करते जाएं सेल, तो इस प्रोसेस को आप कैंसर का नाम देते हैं। तो अगर एक सेल बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में सेल की फॉर्मेशन कर दें तो इसको आप नाम देते हैं ट्यूमर का। जिस तरह यहाँ पे जिस वन एक सेल ने इस सेल ने बहुत ज्यादा डिवाइड करने के बाद बहुत ज्यादा जो है ना बन गया, तो दिस इज नोन एज ट्यूमर। सो स्टूडेंट्स, ट्यूमर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ट्यूमर, तो आप नाम देंगे कि बल्क अमाउंट ऑफ सेल की फॉर्मेशन होना, दिस इज नोन एज ट्यूमर। तो ट्यूमर के टू टाइप्स हैं, एक को हम नाम देते हैं बेनाइन ट्यूमर और सेकंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये जरा जूम करें तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा जो बेनाइन ट्यूमर है वो बॉडी के लोकलाइज रहते हैं, यानी एक जगह पे ही रहते हैं, उसकी जो है ना वो किसी जगह पे फैलते नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपके हैंड पे निकला या किसी आर्म पे निकला या बॉडी किसी भी पार्ट में निकलने के बाद वो एक जगह पे ही लोकलाइज रहेंगे, तो बेनाइन ट्यूमर यह बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है स्टूडेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह पे निकलने के बाद वो बॉडी के किसी भी पार्ट में निकल सकते हैं। अब बॉडी के किसी भी जो है पार्ट में निकलने के बाद वो जो कंपेनियन सेल है, जो नाइबरी सेल है, वो उसको भी फंक्शन करने नहीं देते हैं, वो भी डिस्टर्ब कर देते हैं। सो इस तरीके से जो कंपेनियन सेल भी इफेक्ट होता है और खुद भी वहां पे जो है ना वो जो है ना डिजीज काज का सबब बन जाते हैं। सो अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो है ना फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने के बाद वो कंपेनियन सेल को भी डिस्टर्ब कर दें और बॉडी का स्पेसिफिक पार्ट को जो है ना फंक्शन करने से स्टॉप कर दें, सो इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं मेटास्टेसिस का। सो मेटास्टेसिस इट इज नोन एज स्प्रेड ऑफ डिजीज। उस टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देन स्टूडेंट्स एक और टॉपिक है स्पिंडल एपरेटस का। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये भी जो है ना माइटोटिक के फेज से पहले उन्होंने इंक्लूड किया है, तो मैं चाहूंगा कि इसको पहले समझा दूं, इसके बाद हम माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे। सो स्पिंडल एपरेटस स्टूडेंट्स ये एक स्पेशलाइज्ड फाइबर नुमाइक स्ट्रक्चर है जिसकी अरेंजमेंट यानी जो निकलते हैं साइटोस्केलेटन से, यानी साइटोस्केलेटन इस चीज की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके अलावा ये इसके अंदर जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी कि ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। देन अब ये जो स्पिंडल एपरेटस या जो स्पिंडल फाइबर्स वो निकलने का जो ना मकसद क्या होता है कि वो क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इंश्योर कर रहे होते हैं, यानी डॉटर एक सेल डिवाइड होने के बाद 2 सेल बना लेना होता है, तो उन दोनों सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन है यानी इक्वल आ जाना, दिस इज इंश्योर्ड बाई डन बाई स्पिंडल फाइबर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये जरा आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, यानी ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो आपको पता है कि जब भी सेल ने अगर डिवाइड वाले स्टेज से गुजरना हो तो वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद अभी इस प्रोसेस में अगर देखें आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ इनसाइड जो मटेरियल है कंपोजिशन है वो बाहर आ गया, मींस जेनेटिक मटेरियल जिसमें आपका जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म में फैल गया है। अब इसी से साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम फैल जाने के बाद यहाँ पे अब इस सेल ने आगे डिवाइड होना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स है
जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल डिवाइड होकर अपोजिट पोल से मूव करेंगे। जिस तरह यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, इधर पे एक सेंट्रियोल है। यहाँ सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। निकलने के बाद ये जो है ना इस क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर पे जाके, जिस तरह ये जो जगह है दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर। स्टूडेंट्स आपने ये बात भी याद रख ली है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रोमियर पे जाके मिसाल के तौर पे यहाँ से इधर से वो इधर इस जगह पे जाके ना अटैच होगा। अटैच होने के बाद इसको खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इस तरह जो है दोनों सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर आएंगे। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर आना दोनों सेल के अंदर, ये थ्रू द स्पिंडल एपरेटस होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।